कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री ज्ञानेश्वर राव गारू, समाचार भारती के अध्यक्ष गोपाल रेड्डी गारू, सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, आत्मीय भाइयों बहनों, डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन की 3-4 विशेषता मैं बताऊंगा, बाकी सारा आप पुस्तक पढ़ेंगे आपके ध्यान में आएगा। ही वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम, ये उनकी विशेषता थी। अंग्रेजों के शासन की चीड़ बचपन से थी। अनेक उदाहरण हमने कई बार सुने होंगे, आई विल रिपीट इट। और 1916 में जब डॉक्टर बनकर नागपुर वापस आए, एक गरीब घर का एक विद्यार्थी उस जमाने में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करके आता है, नेचुरल प्रैक्टिस करेगा यही अपेक्षा थी। But he had the urgency of getting independence in his mind. इसलिए जब तक देश गुलाम है तब तक मेरे प्रैक्टिस नहीं करूंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, ऐसा उनका निर्णय हो चुका था। उस समय के अनेक कांग्रेस के स्टालवर्ट नेता गृहस्थ थे। वो परिवार चलाने के लिए पैसा कमाने का हर एक का कुछ काम था। कोई डॉक्टर था, कुछ एडवोकेट थे, व्यापारी थे, और देश के लिए खूब अच्छा समय दे रहे थे। हेडगेवार जी भी ऐसे ही सोचते, कुछ गलत नहीं था, उनके मन में इसकी अर्जेंसी खूब थी। इसलिए आज़ादी के आंदोलन के जितने मार्ग उपलब्ध थे सभी में एक्टिव हुए। वे क्रांतिकारी कार्य में, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में तो कलकत्ता से जुड़े थे। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदू महासभा में भी एक्टिव हुए। परंतु एक प्रश्न उनको हमेशा बॉदर करता था, ऐसे मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनवी, बाबर ये सेना लेकर आक्रमण कर कर आए थे, यहाँ के राजा को पराजित किया, यहाँ शासन करने लगे। लेकिन अंग्रेज ऐसे सेना लेकर नहीं आए थे, व्यापार करने आए हुए मुट्ठी भर अंग्रेज 7000 माइल दूर से। इंग्लैंड इतना छोटा देश है, उससे 20 टाइम्स मोर भारत का भूभाग है, पॉपुलेशन है, टैलेंट है, शक्ति है, रिसोर्सेस है। इतने बड़े देश पर राज कैसे कर सके? तो आज़ादी तो प्राप्त होनी ही चाहिए, लेकिन हम गुलाम क्यों बने? इसका मूल डिसीज को हमको ट्रीट करना है। गुलामी, अंग्रेजों का शासन, ये सिम्टम्स है। merely by treating symptoms you can't get rid of the disease. जैसे बुखार आता है, टेम्परेचर आता है तो क्रोसिन, पैरासिटामोल लेते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स है। योग्य डॉक्टर डिसीज को ट्रीट करता है ताकि दोबारा बुखार ना आए। सो ही थॉट ऑफ ट्रीटिंग द डिसीज। आज़ादी के आंदोलन में पूर्ण सक्रिय थे। 1921 के खिलाफत मूवमेंट के विफल होने के बाद देश भर में अन्य जगह राइट्स हुए। केरल के राइट्स मलबार के बहुत फेमस है। कुछ लोग मानते हैं कि उसके रिएक्शन में हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना की, ये गलत है। ये किसी घटना के प्रतिक्रिया में नहीं हुआ है। तो डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ अनुशीलन समिति में सक्रिय ऐसे त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति थे। डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी के समय वे नागपुर आए थे। उन्होंने कहा कि जब कलकत्ता में हेडगेवार पढ़ रहे थे हमारे साथ, तभी उनके बोलने में आता था, मुझे हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य करना पड़ेगा। ये वेल थॉट ऐसा विचार था, किसी घटना के प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में नहीं था। हाँ, ही कुड डू इट आफ्टर दिस राइट्स, ये बात सही है, लेकिन उसके कारण नहीं हुआ है, इसको भी समझना आवश्यक है। अब संघ स्थापना हुई, परंतु
अब समाज में अनेक ऐसे धार्मिक सामाजिक संगठन शुरू हुए हैं, चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द सोसाइटी फॉर द नेशन। तब भी थे, रामकृष्ण मिशन था, आर्य समाज था, बाकी भी अनेक संस्था यहाँ शुरू हुई है। ऐसा ही एक आरएसएस नाम के एक संस्था, एक संगठन समाज में शुरू होकर देश की आज़ादी के लिए काम करता है, देश को अच्छा बनाने के लिए काम करता है। ऐसा सोचना नॉर्मल सोच थी। आज भी ऐसे अनेक संस्थाएं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी की सोच उससे आगे थी, बियॉन्ड थी। फ्रॉम डे वन नागपुर जैसे छोटे जगह पर शाखा शुरू हुई। शाखा तो बाद में, संघ शुरू हुआ पहले, शाखा तो बाद में शुरू हुई। बट उनकी सोच थी समाज में संगठन नहीं, संपूर्ण समाज को संगठित करना है। We do not want to have an organization in the society, we want to organize the entire society। ये सोच ही एकदम अलग है। समाज में अनेक ऐसे धनी लोग होते हैं जो अच्छे कार्यों के लिए सहायता करते हैं, डोनेट करते हैं। उसके आधार पर समाज में अनेक अच्छे कार्य आज भी चल रहे हैं, अनेक सेवा कार्य चल रहे हैं, उस समय भी चलते थे। तो संघ के पहले 2 वर्ष ऐसे समाज के कुछ हितचिंतकों से आर्थिक सहायता लेकर काम शुरू हुआ। लेकिन हेडगेवार जी का विजन अलग था कि हमको समाज को संगठित करना है और प्रत्येक स्वयंसेवक यह मेरा कार्य है, इसलिए मेरे कार्य, संघ कार्य, हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य पूर्ण करने के लिए मैं सारी शक्ति, समय दूंगा, परिश्रम करूंगा, त्याग करूंगा, बलिदान दूंगा। इसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्था मैं स्वयं जुटाऊंगा। इसलिए धार्मिक क्षेत्र में गुरु दक्षिणा वगैरह कार्यक्रम की पद्धति थी, सामाजिक क्षेत्र में नहीं थी। स्पिरिचुअल फील्ड में थी, आज भी है। लेकिन हेडगेवार जी ने गुरु दक्षिणा के माध्यम से स्वयंसेवकों ने कंट्रीब्यूट करना है। और आजकल तो अनेक स्वयंसेवक अच्छा कमाते, दे अर्न वेल। उस समय के अधिकतर स्वयंसेवक कॉलेज छात्र थे, पॉकेट मनी का उस समय का जमाना नहीं था। तो घरों में लकड़ी के चूल्हे पर रसोई बनती थी, ऐसे बैलगाड़ी भर के लकड़ियाँ लोग खरीदते थे, बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियाँ होती थी। फिर एक्स से उसको छोटे टुकड़ों में काट कर फिर चूल्हे में डालने लायक छोटे टुकड़े बनाने का काम हमने किया, हमारे पिताजी करते थे, मैंने स्वयं किया है। ऐसे जिनके घर में ऐसी लकड़ी की गाड़ी उन्होंने ले ली है, ऐसे घरों में कॉलेज विद्यार्थी स्वयंसेवक अप्रोच करते थे। वो लकड़ियों को छोटे टुकड़े बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, मेहनत करके उसके कमाई से दक्षिणा करते थे। संघ संपूर्ण अर्थ से स्वावलंबी बनेगा, स्वयंपूर्ण बनेगा, ये उनकी सोच थी। गुरु दक्षिणा, गुरु एक श्रेष्ठ व्यक्ति को गुरु मानने की परंपरा तब भी थी, आज भी है। उस समय की संघ की प्रार्थना में अंत में राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय, ऐसा कहने की पद्धति थी। तो रामदास स्वामी को भी गुरु मान सकते थे। जिन्होंने ये विचार आरंभ किया, ऐसे हेडगेवार जी उसको स्वयं गुरु मानने के लिए सभी स्वयंसेवक तैयार थे। यहाँ भी हेडगेवार जी की सोच बहुत आगे की थी, क्योंकि संघ यह अगर संपूर्ण समाज का संगठन है तो कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इतना प्राचीन समाज है, उसका गुरु व्यक्ति नहीं बन सकता है, संस्था का अवश्य हो सकता है। तो जितना प्राचीन समाज है, ऐसा कोई प्राचीन प्रतीक ही, सिंबल ही गुरु बन सकता है। इसलिए भगवा ध्वज को गुरु के नाते स्वीकार किया गया। सिस्टर निवेदिता, जो मार्गरेट नोबल नाम था, जो आयरिश थी, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उनके कहने पर भारत आई। उन्होंने
1905 में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज का फर्स्ट मॉडल बनाया। दधीची ऋषि की कहानी बताकर एक लाल लाल क्लॉथ पर काले रंग का वज्र चिन्ह ऐसा बनाया। दधीची ऋषि की हड्डियों से यह बनाया वज्र। जब वृत्रासुर का अत्याचार बढ़ गए थे और वृत्रासुर ने ईश्वर से ऐसे आशीर्वाद लिया था कि पत्थर, मेटल, लकड़ी के शस्त्र से उनका वध नहीं होगा, तो कैसे वध होगा? हार्ड थिंग तो तीन ही थी, स्टोन, मेटल, वुड। तो विचार आया कि हड्डी अधिक हार्ड होती है। हड्डी नाइदर इट स्टोन नॉर वुड नॉर मेटल। तो देवतागण दधीचि ऋषि के पास आकर कहा कि आपकी हड्डियां दीजिए, उनमें से शस्त्र बनेगा जिससे वृत्रासुर का वध होगा। दधीचि ऋषि ने कहा कि वृत्रासुर ने वध किए हुए अनेक ऋषियों की हड्डियों के ढेर हीप्स पड़े हुए, उसमें से ले लीजिए। तब उन्होंने कहा नहीं, जिनका जीवन शुद्ध है और जो अपनी स्वेच्छा से देहदान करेगा, ऐसे व्यक्ति की हड्डी में से ही बनेगा। इसलिए हमको कहानी पता है, दधीचि ऋषि ने अपना देहदान किया, देह उत्सर्ग किया, उसमें जो वज्र बना, उससे वृत्रासुर का वध हुआ और धर्म की स्थापना हुई। ये कहानी बताकर निवेदिता कहती है कि दिस वज्र इज सिंबल ऑफ प्योरिटी ऑफ लाइफ, सैक्रिफाइस एंड स्ट्रेंथ। आज सारे भारत के लोगों को इसकी आवश्यकता है। बट देन शी राइट्स टू हर फ्रेंड, ये जो बनाया लाल कपड़े पर ब्लैक वज्र चिन्ह, शी राइट्स अनफॉर्चुनेटली वी हैड ए चाइनीज वॉर फ्लैग एज मॉडल इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी मेड इट ब्लैक ऑन रेड, बट दिस डज नॉट अपील टू इंडियंस, सो नेक्स्ट वन इज टू बी येलो ऑन सैफरन। तो भगवे रेक्टेंगुलर कपड़े पर पीले रंग का वज्र चिन्ह का ध्वज बनाकर 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में डिस्प्ले किया गया था। बाद में सारी कहानी बताऊंगा, लेकिन जब 3 रंग का ध्वज आया वगैरह, उस पर चर्चा होकर आखिर सिख लोगों ने कहा कि पहले 3 रंग का रंग अलग था, कि ये हिंदू का, मुस्लिम का, पारसी क्रिश्चियन का, ऐसे 3 रंग थे, तो सिखों का भी एक कलर ऐड करो, ऐसा कहा। और दिस आइडिया वाज कम्युनल, ये कम्युनल ध्वज है, वी शुड हैव ए नेशनल फ्लैग। तो 1931 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक फ्लैग कमेटी बनाई। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, मास्टर तारा सिंह थे, पट्टाभी सीताराम मैया थे, डॉक्टर हार्डेकर, काका कलेरकर। उन्होंने सब लोगों से सुझाव लिए एंड देयर यूनानिमस डिसीजन वाज, उनका पहला वाक्य, इट वाज डिसाइडेड दैट आवर फ्लैग शुड बी डिस्टिंक्ट, आर्टिस्टिक एंड नॉन कम्युनल। सेकंड सेंटेंस वाज, इट वाज डिसाइडेड यूनानिमसली दैट इट शुड बी ऑफ वन सिंगल कलर। और आगे का कि इफ देयर इज ए कलर that is more acceptable to the Indians, that is associated with this ancient country by a long tradition, it is the saffron केसरी कलर। तो एक केसरी रंग के कपड़े पर ब्लू रंग का चरखा, ऐसा फ्लैग कमेटी का रिकमेंडेशन है। तो भगवा रंग, फ्लैग कमेटी ने कहा, भगवा रंग निवेदिता कहती है, आर्य समाज, हिंदू महासभा, इनके ध्वज भी भगवे रंग का है। किसी पर सूर्य का चित्र है, किसी पर ओंकार है, किसी पर दोनों है। ये सभी ध्वजों में कोई न कोई सिंबल्स है। तो संघ में ध्वज को 1927 से स्वीकार किया गया, लेकिन एक विशेष मार्केबल थिंग ऐसी है, संघ के ध्वज पर कोई सिंबल नहीं है। कोई भी ओम वगैरह ऐसा सिंबल हो सकता था, नहीं। इसका कारण है कि संघ संपूर्ण समाज का संगठन है, समाज में संस्था नहीं है। ये सारी संस्थाएं थी। यानी हेडगेवार जी की सोच कितनी लंबी थी, कि इतनी दूर की थी, इसको हम समझ सकते हैं। तो सारे समाज को संगठित करने के
से ही आत्मविस्मृत समाज को, असंगठित समाज को, दोषों से युक्त समाज को हमको आत्म जागृत करना है, संगठित करना है, निर्दोष करते हुए गुणवान करना है, राष्ट्रीय गुणों से युक्त करना है। इसलिए संघ कार्य आरंभ हुआ। इसके साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में हर प्रकार से हेडगेवार जी स्वयं स्वयंसेवक के साथ सहभागी हुए थे। 1921 का असहयोग आंदोलन, तब तो संघ स्थापना नहीं थी, उनको 1 वर्ष की जेल हुई थी। लेकिन 1930 के नमक सत्याग्रह के समय संघ स्थापना भी हुई थी। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपनी पुस्तक में एक चैप्टर में लिखा है, नित्य अनित्य विवेक, नित्य कार्य अनित्य कार्य। एक परमानेंट हमेशा चलने वाला कार्य है, वो तो चलते ही रहना चाहिए, परंतु अनित्य कार्य महत्व के होते हैं, उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये विवेक डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन में था। संघ स्थापना होकर केवल 5 वर्ष हुए थे, परंतु आज़ादी के आंदोलन के कार्य को भी मजबूत करना चाहिए, उसमें सहभाग होना भी आवश्यक है। लेकिन जो संघ का संगठन का नित्य कार्य वह भी अबाधित अविरत चलते रहना चाहिए। दोनों का विवेक संभालते उन्होंने 1930 में सभी स्वयंसेवकों को एकत्र बुलाकर उनके सामने ये सरसंघ चालक पद का पोस्ट इनको 1929 में सभी संघ चालकों ने मिलकर दी थी। उन्होंने सरसंघ चालक पद का दायित्व अपने सहकारी मित्र डॉक्टर परांजपे को दिया और एक स्वयंसेवक के नाते अनेक स्वयंसेवकों के साथ, नॉट एज संघ बट एज स्वयंसेवक, ही पार्टिसिपेटेड इन द एजिटेशन। 9 महीने की जेल हुई, अनेक स्वयंसेवक साथ में थे, परंतु संघ का नित्य कार्य लगातार चलता रहे, इसका भी ध्यान रखना, इस कार्य में भी सहभागी होना आवश्यक है। यह विवेक है, ये डॉक्टर हेडगेवार जी की विशेषता थी। हेडगेवार जी की विशेषता और थी, he was ready open to use modern means to reach his goal। जैसे यूनिफॉर्म कंसेप्ट हिंदू समाज में नहीं थे, अंग्रेजों के शासन के बाद उनके मिलिट्री के कारण यूनिफॉर्म आया। यहाँ तो विविधता में एकता देखने की दृष्टि रही है, लेकिन समानता एकता का भाव निर्माण करना है, यूनिफॉर्म आवश्यक है। तो यूनिफॉर्म आवश्यक होने पर भी धोती, कुर्ता, टोपी, तिलक, माला, चोटी ऐसा भी हो सकता था जो इस्कॉन के लोग पहनते हैं। उस समय का मोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश मिलिट्री का यूनिफॉर्म संघ में आया। खाकी ट्राउजर, पटीस, पुंगली, लॉन्ग बूट, खाकी शर्ट था पहले। संघ के आरएसएस के पीतल के बैचेस थे। परेड ये हिंदू समाज के लिए बहुत नई बात थी। भारतीय राजाओं की सेना भी परेड नहीं करती थी। बाद में अंग्रेज आने के बाद अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने उपयोग किया है अपनी सेना में अनुशासन लाने के लिए। उसका वो वेलर था, बस शक्ति थी, लड़ते थे, जीतते भी थे। क्योंकि समाज में अनुशासन, डिसिप्लिन आवश्यक है, इसलिए परेड, जिसको आजकल संघ में समता कहते हैं, वो संघ में आई। और पहले सभी आज्ञाएं 15 साल तक, अप टू 1940, सभी आज्ञाएं अंग्रेजी थी, ब्रिटिश मिलिट्री की थी। अटेंशन, एट इज, क्विक मार्च, अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, हॉल्ट, ऐसी आज्ञाएं थी। बैंड पर मार्चिंग करना ये हिंदू समाज में परंपरा नहीं थी। संगीत बजता था, नगाड़े बजते थे, संगीत के उत्सव होते थे, परंतु ब्रिटिश मिलिट्री का जो बैंड पर मार्चिंग देखा तो एकता का, संगठन का भाव, डिसिप्लिन के लिए, एक शौर्य का भाव आने के लिए इसका उपयोग है। संघ में बैंड आया और पहले सभी रचनाएं तो ब्रिटिश मिलिट्री की ही थी। मैंने जब आनक की रचनाएं सीखी है 71 में, फॉरवर्ड, स्काउट, बी प्रिपेयर, मारने, ऐसे मार्चेस सीखे हैं। नागपुर के बाबाजी चाटी को बैंड मास्टर ही कहते थे, घोष प्रमुख सब बाद में आया है।
यानी not hesitating to use modern means to reach to goal। ऐसा एक ओपन पर जड़ मूल अपना विचार जो है वह विचार लेकिन अपना स्वयं का होना चाहिए। ये हेडगेवार जी की विशेषता थी। और दो बातें मैं कहना चाहूँगा। नाइनटीन 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान इन देशों का स्ट्रक्चरल डैमेज खूब हुआ था। उन्होंने फिर से अपना देश खड़ा करने की शुरुआत की। 1948 में इजराइल ने लिटरली फ्रॉम स्क्रैच सतत संघर्ष करते हुए विथ लिमिटेड रिसोर्सेस अपने देश की शुरुआत की। 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। हमारा इंग्लैंड, जर्मनी, जापान जैसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ था। नाइदर इजराइल के समान हमारे पास सोर्सेस की कमी थी, सतत संघर्ष नहीं था। वे रिच इन कल्चर, पॉपुलेशन, वेलर, रिसोर्सेस। लेकिन इजराइल, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड इन देशों ने इन लास्ट 70 ईयर्स में जितनी प्रोग्रेस की है इतनी भारत ने नहीं की है। क्यों नहीं की? व्हाट डिड वी लैक? तो सैमुअल हंटिंगटन नाम के एक चिंतक ने एक पुस्तक लिखी है, हु आर वी। वो कहते हैं कि अनलेस वी डिसाइड हु वी आर एज ए पीपल, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट आवर प्रायोरिटीज कैन बी, व्हाट आवर इंटरेस्ट कैन बी। और ध्यान में आता है कि ये चारों देश है, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इजराइल, इन देशों वहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे कंटेस्ट इलेक्शंस, बट ऑल द पीपल दे हैव यूनानिमिटी अबाउट द आइडिया हु दे आर एज ए नेशन। हम कौन हैं, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमारा इतिहास क्या था, इसके बारे में सबका एक मत है। भारत इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ के लोगों में इसके बारे में संभ्रम है, कंफ्यूजन है। इसलिए भारत के स्वाधीनता के बाद भारत की अर्थनीति, भारत की शिक्षा नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति अपने स्वत्व, अपनी पहचान की दिशा में चली ही नहीं। अपनी इस पहचान को, जिसको दुनिया जानती है सदियों से, द वर्ल्ड नोज इट, उसको डिनाय करते हुए, पश्चिम की नकल करते हुए, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिन बड़े देशों को लेकर हमारी विदेश नीति तय होती है, नॉन अलाइनमेंट, नाइदर रशिया नॉर अमेरिका, उनकी फिलॉसफी 100 ईयर्स से अधिक पुरानी नहीं है। उन देशों का सभ्यता 600 साल से अधिक नहीं है। और भारत का मोर देन 20,000 ईयर्स का एक इतिहास है, एक परिपूर्ण जीवन का विचार है, इतिहास है हमारा। उसको ध्यान में रखकर विचार नहीं हो रहा था। हम कौन हैं ये समझना बहुत आवश्यक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज में और एक महत्व की बात कही है। जैसे यूरोपियन देशों में दे आर वेलफेयर स्टेट, सारी चीज़ सरकार, गवर्नमेंट करती है। उन्होंने कहा कि वेलफेयर स्टेट वॉज नेवर इंडियन ट्रेडिशन। यहाँ पर जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये 4 डिपार्टमेंट केवल राजा, किंग के पास होते थे। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, इन सब की समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। एक खंबे पर खड़ा कोई टेंट है, एक ही खंबा आधार है, वह खंबा टूटता है, तंबू जमीन पर आता है। परंतु 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंबा टूटता है, वो टेंट खड़ा ही रहेगा और टूटे खंबे को अंदर से खड़ा करने की सुविधा रहेगी। टैगोर कहते हैं वी हैड दैट अरेंजमेंट। उन्होंने व्याख्या की है वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर कम से कम डिपेंडेंट है, वह स्वदेशी समाज है। पश्चिम का यूरोप में नेशन कंसेप्ट 16वीं सेंचुरी की है, थ्योरेटिक स्टेट के रिएक्शन में आई हुई है, वो स्टेट रिलेटेड है।
परंतु भारत में ऋग्वेद काल से राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। राष्ट्र राजाधारित नहीं था, समाज की पहचान, समाज का आधारित था, समाज एक था। अंग्रेज के पहले वी नेवर हैड वन रूल फॉर द कंट्री। एक भाषा नहीं थी, एक उपासना नहीं थी, परंतु जीवन की दृष्टि एक थी जिसका बेस स्पिरिचुअलिटी है, दैट हैज कनेक्टेड अस टुगेदर। समाज एक था और सदियों से अनेक समान बातें परंपरा से सारे भारत में देखने को मिलती है। यहाँ का राष्ट्र राज्य पर आधारित नहीं था, या नेशनलिज्म नहीं, राष्ट्रवाद नहीं था। समाज राष्ट्र है। ये राष्ट्र की पहचान क्या है? तो डॉक्टर हेडगेवार ने उस समय, जहाँ हिंदू के लोग संकोच करते थे, हिंदू मुझे मूर्ख कहो लेकिन हिंदू मत कहो, ऐसे किसी ने कहा। मैं बाय एक्सीडेंट हिंदू हूँ, ऐसा कहने वाले लोग थे। उस समय गर्व से डंकी की चोट पर कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है। एक पुणे के सभा में किसी ने कहा, हु फूल सेज दैट भारत इज हिंदू राष्ट्र। तब हेडगेवार जी ने कोई वेद शास्त्र वगैरह नहीं बताया, उनका सीधा वाक्य था, मैं केशव हेडगेवार कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है। दैट्स इट, आई नो इट, आई बिलीव इट। ये वाक्य कैसा था? जब विवेकानंद अनेक लोगों को मिलकर पूछते थे, भगवान को आपने देखा है, सीन गॉड? लोग कहते थे नहीं, मैंने देखा नहीं। जिन्होंने देखा उनको देखा है, सुना है। रामकृष्ण परमहंस ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने कहा, हाँ मैंने भगवान देखा है, मैं बात करता हूं, तुमको दिखा सकता हूं। हेडगेवार जी का यह वाक्य, मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है, यह उस क्वालिटी का था। वो अपनी अनुभूति थी, वो हेर से कुछ पुस्तक पढ़कर नहीं स्वीकार किया था। ये हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व एक होलिस्टिक इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ है, दैट कनेक्ट्स ऑल द पीपल इन द भारत टुगेदर, जिसका आधार स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म आधारित है। इसलिए जब व्यू ऑफ लाइफ ये होलिस्टिक है, इंटीग्रल है, इट सीज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम है। एंड दिस व्यू ऑफ लाइफ हैज शेप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ भारत, पीपल ऑफ एंटायर भारत। उसके 4 सेलिएंट फीचर्स है। फर्स्ट, एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति। ट्रुथ इज वन, इट कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, कैन बी रीच्ड बाय डिफरेंट पाथ्स, ऑल आर इक्वल। सबका स्वीकार, सब सही है, यही एकमात्र सही है, बाकी झूठ। ऐसा बाइनरी सोच भारत की कभी नहीं रही है। इसलिए भारत ने कभी बाहर जाकर कन्वर्शन नहीं किया है, वहाँ के सोर्सेस को लूटा नहीं है, वहाँ कॉलोनी स्थापित नहीं की है, हमने उनको दूसरा पराया माना ही नहीं था। इसलिए टॉलरेंस ये भारत की विशेषता नहीं है। टॉलरेंस में इनबिल्ट एक इनटॉलरेंस है। व्हेन आई से दैट आई कैन टॉलरेट यू, मतलब मेरा तो मारने का मन कर रहा है, पर 4 लोग बैठे हैं, सो आई विल टॉलरेट यू टिल यू गेट कन्वर्टेड। वहाँ से आया था। तो विवेकानंद कहते हैं, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू। दूसरा है टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ही चैतन्य ईश अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, तो अंडरलाइन जो एकता का देखने की दृष्टि, अनुभव करने की दृष्टि भारत की है। इसलिए भारत का वर्णन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स जो होता है, दैट इज नॉट करेक्ट। वी डोंट हैव डाइवर्स कल्चर्स। सही बात यह है, इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का सिखाने वाली हमारी संस्कृति एक है, उसका आधार स्पिरिचुअलिटी है। तीसरा, एवरी सोल इज पोटेंशियल डिवाइन। दिस वर्ड अप्लाइज टू वीमेन एंड मेन बोथ। तो दोनों में यह डिविनिटी समान रूप से विद्यमान है। यह दुनिया में केवल भारत मानता है। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मेरे
अंतर्गत बाह्य प्रकृति को नियमित करते हुए उपवास क्यों करना, व्रत क्यों करना, कांवड़ यात्रा क्यों करना, कार्तिक महीने में ठंडे पानी में क्यों स्नान करना, ये सब अपने प्रकृति का नियमन करते हुए पोटेंशियल डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने का अनेक प्रकार हैं। इसके 4 मेजर मार्ग है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। विवेकानंद कहते हैं बीइंग एक्सक्लूसिव ये भारत का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि देयर इज नो सिनोनिमस वर्ड फॉर एक्सक्लूजन इन एनी इंडियन लैंग्वेज। तो यू कैन एक ही लेना, दूसरा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिस 4, यू कैन टेक एनी 2 और 3 और ऑल एंड बी फ्री। तो मेरा अगर मोक्ष के तरफ जाने का मार्ग 50% कर्मयोग का है, मेरी सिस्टर का 50% भक्ति योग का हो सकता है, मेरे भाई का 50% ज्ञान योग हो सकता है। वो रोज मंदिर में नहीं आता होगा, इट्स अलाउड। तो एवरीबडी इज कंपोजिशन ऑफ हिज वे टू मैनिफेस्ट डिविनिटी इज डिफरेंट। ये उसका रिलीजन है, ये उसकी उपासना है, रिलीजन धर्म नहीं है। दत्तोपंत ठेंगड़ी कहते थे भारत में रिलीजन इज पर्सनल एज पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। घर में एक माँ खाना बनाती है 6 लोग मेंबर से, घर के खाने की एक टेस्ट होती है, फिर भी एक बेटी को लगता है कि थोड़ा सब्जी में थोड़ा मिर्ची और चाहिए, तो थोड़ा वो चटनी मिला लेकर खाती है। दूसरा लगता है थोड़ा खट्टा चाहिए, थोड़ा नींबू निचोड़ कर खाती है। तीसरा लगता है कि खट्टा तीखा दोनों चाहिए, दोनों मिक्स करेंगे। चौथा कि मीठा खट्टा करेगा। अपने अपनी रुचि के अनुसार उसको टेस्ट एडजस्ट करके उसी भोजन का सब लोग आनंद लेते हैं। रुचि नाम वैसी त्रैद रुजु कुटिल नाना पतदुषाम। इसलिए अपना अपना रिलीजन, अपनी अपनी उपासना चुनने का हर एक को भारत में स्वातंत्र है, फ्रीडम है। इसलिए भारत में स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही हमेशा। सो वी नेवर बॉदर टू कन्वर्ट एनीबॉडी। जो चारों बातें भारत की है, ये सारे भारत के लोगों को कनेक्ट करती है, एक करती है, बांधती है। इस एक समान पहचान जो बनी है, दिस आइडेंटिटी, दिस पर्सनैलिटी इज नोन इन द वर्ल्ड एज हिंदुत्व। ये राष्ट्र की पहचान है, इसलिए राष्ट्र का नाम भी है, राष्ट्र का एडजेक्टिव है। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू बनना भी है। देयर इज अ वंडरफुल बुक बाय एरिक फ्रॉम, टू हैव एंड टू बी। एक लड़की 20 ईयर्स ओल्ड होकर शादी होती है, एक बच्चे को जन्म देती है, माँ बन गई। शी इज ए मदर, नोबडी कैन डिनाई, बट द ऑथर सेज शी इज ए मदर। लेकिन माँ बनना ये बहुत लंबी साधना है, उसकी अभी शुरू हुई है। तो शी इज ए मदर एंड शी हैज टू बी ए मदर। उसी तरह हम हिंदू हैं, हमें हिंदू बनना है। तो राष्ट्र की इस पहचान के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, उसका प्राइड महसूस करना, उसको जीवन में प्रैक्टिस करना, और कालांतर में अनेक दोष आए हैं, उन दोषों को ठीक करने की हमारी जिम्मेदारी है। वो करने के लिए प्रयत्न करना, यानी राष्ट्रीय बनना है। तो राष्ट्रीय शब्द का अर्थ यह है, यह राष्ट्रवाद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय बनना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि राष्ट्रीय शब्दों को ज्योग्राफिकल कनोटेशन आ गया है। मुझे भोपाल में एक व्यक्ति मिले, रमेश नाम के, वार्ड के बीजेपी के अध्यक्ष है, वीडी शर्मा स्टेट के अध्यक्ष है, जगत नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा परिचय होता है, नेशनल प्रेसिडेंट। मैंने कहा नहीं, एक वार्ड के अध्यक्ष है, दूसरे स्टेट के अध्यक्ष है, तीसरे अखिल भारतीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया अध्यक्ष है, और तीनों राष्ट्रीय हैं। हम चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय बने। राष्ट्रीय शब्द क्वालिटेटिव है। मेरा छोटा भाई लोकोद्योग भारती का पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करता था, आजकल अखिल भारतीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय बचपन से शाखा में जा रहा है। तो प्रत्येक को शाखा में जाए बिना भी राष्ट्रीय बनना है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये हिंदुत्व, ये भारत की विशेष है। रविन्द्रनाथ टैगोर के स्वदेशी समाज में उन्होंने, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है,
वो कहते हैं टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड टू एस्टैब्लिश यूनिटी अमंग्स वेराइटी इज द कोर धर्म ऑफ भारत। इसलिए भारत डाइवर्सिटी को भेद नहीं मानता और पराया को दुश्मन नहीं समझता। तो नए मानव समूह के संघात से, इंटरेक्शन से हम भयभीत नहीं होंगे। उनकी विशेषताओं को पहचान कर उनको साथ लेते हुए विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, उनको साथ लेने की विलक्षण कैपेसिटी भारत की हमेशा रही है। आगे कहते हैं इसलिए भारत में, ये 1906 का उनका ऐसे है, इसलिए भारत में हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई परस्पर लड़ते हुए दिखेंगे पर वे लड़कर मर नहीं जाएंगे। वे यहाँ एक सामंजस्य मीटिंग पॉइंट स्थापित करेंगे ही। अगला वाक्य बहुत महत्व का है। टैगोर कहते हैं यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू। सिस्टर निवेदिता मार्गारेट नोबेल जो आयरिश थी, भारत में आई, भारत को जानकर इतना अच्छी पुस्तक लिखी है। उनका एक पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड धर्म। महाराष्ट्र में बहुत बड़े चिंतक हो गए, सानी गुरुजी नाम के, संघ के घोर विरोधक थे, समाजवादी विचार के थे, लेकिन खूब अच्छी पुस्तक लिखी है उन्होंने। सिस्टर निवेदिता के रिलीजन धर्म, इस पुस्तक का जो मराठी अनुवाद ट्रांसलेशन किया है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है राष्ट्रीय हिंदू धर्म। सो निवेदिता डिड नॉट यूज दिस वर्ड एज द टाइटल, बट साने गुरुजी सेज इट बिकॉज यह जो राष्ट्रीय है उसका सार, उसका बेस ये हिंदू है, यह मुख्यतः समझना चाहिए। डॉक्टर आंबेडकर की पुस्तक है कास्ट सिस्टम एंड इट्स एनिहिलेशन नाम से। उन्होंने एक बहुत महत्व की इन डेप्थ बात की है कि दुनिया भर में जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं उसके पहले स्पिरिचुअल और मेंटल सोशल चेंजेस हुए हैं, उसके बाद ये चेंजेस परमानेंट हुए हैं। भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक क्रांति के बाद ही चंद्रगुप्त का राज्य स्थापित हो सका। पंजाब में गुरु नानक जी द्वारा आध्यात्मिक क्रांति के बाद सिखों का राज्य वहाँ स्थापित हो सका। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, इनके द्वारा आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक जागृति बाद ही राजकीय परिवर्तन संभव हुआ शिवाजी महाराज का, ऐसा कहते हैं। तो स्वतंत्रता के लिए जो स्वाधीनता, शासन हमारे लोगों के हाथ में आना चाहिए, इसके लिए आवश्यक जो सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन होना चाहिए, हेडगेवार जी ने उस पर अधिक फोकस दिया था। यह उनकी विशेषता थी। इसलिए ही वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम्स और बेसिक बातों को तरफ उन्होंने पूर्ण ध्यान दिया था। आखिरी बात कहकर मेरी बात में समाप्त करूंगा। 2014 के चुनाव के बाद भारत की विदेश नीति में, भारत के रक्षा नीति में, शिक्षा नीति में, अर्थनीति में एक मेजर शिफ्ट आया है। ऐसा भारत नहीं सारी दुनिया महसूस कर रही है। द वे द हमास एंड यूक्रेन वॉर वेर हैंडल्ड बाय भारत वेर डिफरेंट। भारत के डिफेंस में घुस के मारेंगे, मिलिट्री तो कैपेबल पहले भी थी, नेताओं में दम नहीं था। शिक्षा नीति, डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे एक श्रेष्ठ चिंतक की अध्यक्षता में हायर एजुकेशन कमीशन 1948 में नियुक्त हुआ था। उनके इतने सुंदर रिकमेंडेशन से लागू नहीं हुए, अब लागू हो रहे हैं, क्योंकि भारत का यह स्वत्व जग रहा है। भारत का स्व, एक श्री विश्वनाथन का आर्टिकल है, आप पढ़िए, मैं अभी पूरा नहीं कहूँगा। उसका टाइटल है हाउ मोदी डिफीटेड लिबरल्स लाइक मी। ये 2014 का जो चुनाव के रिजल्ट्स है वो केवल एक कांग्रेस की सरकार जाकर भाजपा एनडीए की आई, मनमोहन सिंह के बदले नरेंद्र मोदी बने, इतना केवल नहीं है। देयर इज मच मोर डीपर इन इट। सो देयर इज ए डेली पेपर पब्लिश फ्रॉम ब्रिटेन कॉल्ड द गार्डियन, उसका संडे एडिशन है संडे गार्डियन। 2014 के रिजल्ट 16 मई को आए थे।
जैसे अभी चुनाव के 4 जून को आए थे, वो 16 मई को आए थे। इट वाज फ्राइडे। सो 18 में हुआ संडे। आप अगर संडे गार्डियन एंड एडिटोरियल गूगल करेंगे, अपने आप 18 में आएगा। तो 18 में 2014 का संडे गार्डियन का, यानी इंग्लैंड में पब्लिश होने वाले पेपर का एडिटोरियल है। उसके पहले 3 वाक्य कहूँगा। पहला वाक्य है, टुडे 18 मई 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India। ये वहाँ का पेपर लिख रहा है। Narendra Modi's victory in these elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled this subcontinent. India under Congress Party was in many ways a continuation of British Raj by other means। इसके ऊपर एक वाक्य है, वो अधिक इंसाइटफुल है। वो कहते हैं, इट शुड बी ऑब्वियस दैट द अंडरलाइंग चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी हैज़ ब्रॉट अस मिस्टर मोदी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। यानी भारतीय समाज में हुए परिवर्तन के कारण मोदी आए हैं, उनके कारण परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है, समय लगेगा, लेकिन चक्र शुरू हो गया है। कितने समय के बाद इसका परिणाम आएगा? एक भारत के स्वत्व आइडेंटिटी को लेकर हिंदुत्व के नाम से कोई कहने के लिए तैयार नहीं उस समय में, तो डॉक्टर हेडगेवार जी की विशेषता है। और केवल संपूर्ण समाज को संगठित करना है, संपूर्ण समाज शाखा पर नहीं आने वाला है। तो इस राष्ट्रीय विचार को लेकर समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में स्वयंसेवक जाएंगे। इसी विद्यार्थी क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में, किसान क्षेत्र में, राजनीति में, धार्मिक में, डॉक्टर्स के बीच में, एडवोकेट्स के बीच में अनेक संगठनाएं शुरू हुई है। दत्तोपंत ठेंगड़ी को श्री गुरु जी ने 54 में कहा, 52, 54 में, 53 में कि मजदूर क्षेत्र में ट्रेड यूनियन में आपको काम करना है, क्योंकि उस पर कम्युनिस्टों का ही सारा प्रभाव था। इनको तो ट्रेड यूनियन कैसे चलता पता नहीं था। इंटक नाम का कांग्रेस द्वारा प्रेरित एक ट्रेड यूनियन में 1 वर्ष उन्होंने काम किया एज एन अप्रेंटिस, सीखने के लिए। और 1955 को भारतीय मजदूर संघ BMS की स्थापना हुई। 10 साल के बाद 1965 में श्री गुरुजी ठेंगड़ी जी नागपुर कार्यालय में चाय पी रहे थे। अचानक श्री गुरुजी ने पूछा, ठेंगड़ी जी BMS की स्थापना कब हुई? ठेंगड़ी वॉज सरप्राइज्ड कि श्री गुरुजी के कहने से तो स्थापना हुई है। ही नोज वेरी वेल कि 1955 में हुई है, फिर भी क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा, गुरुजी 1955 में हुई। तब उन्हें हंसते हंसते कहा, अच्छा मुझे लगा कि 1925 में हुई है। मीनिंग वॉज, जब एक बीज बोते हैं तब छोटा पौधा आता है। हरे पत्ते कौन से पौधा है ये भी ध्यान में आता नहीं है, उसको धीरे धीरे शेप आता है, बड़ा होता है, फिर पत्ता ध्यान में आता है, ये आम का है या वट का है, पीपल का है, फिर शाखाएं लगती है, धीरे बड़ा होता है, फिर फूल लगते हैं और फल बाद में लगते हैं। लेकिन बीज बोया तब ये तय था इतने वर्षों के बाद यह फल लगने वाला है। इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। तो एक संघ स्थापना के बाद इसी राष्ट्रीय विचार को लेकर, इसी भारत की आइडिया को लेकर स्वयंसेवक अनेक क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ इस विचार के माध्यम से जागृत करेंगे, राष्ट्रीय जागरण करेंगे। इस जागरण के कारण जो परिवर्तन होगा वह लास्टिंग परिवर्तन होगा, भारत की दिशा में होगा। और भारत को दुनिया को एक with all the diversity of ethnicity, religions and limited sources on the planet, how can the entire humanity live in prosperity, peace and harmony? Bharat has the solution, Bharat has the philosophy, Bharat has the history. तो भारत has the solution, ये तो बात सही है। We have to create such Bharat to say कि come here and see Bharat is the solution. So Bharat has the solution से
भारत इस द सॉल्यूशन तक लाने में हम सबको जुट जाना है। और ये धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले एक 15 वर्षों में, 20 वर्षों में ऐसा भारत खड़ा हुआ देखेगा जो दुनिया को कैसे जिया जा सकता है उसका नमूना पेश करेगा। इसलिए संघ के पहले बैच के प्रचारक दादाराव परमार्थ, जो मद्रास प्रांत में प्रोविंस में उस समय संघ काम करने गए थे, उन्होंने हाफ ट्वीट में संघ की पूरी बात कह दी है। उन्होंने कहा, आरएसएस इज द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ दिस हिंदू नेशन। इस हिंदू राष्ट्र का, राष्ट्र राज्य नहीं, सरकार नहीं, जो लाइफ मिशन है उसके लिए इसको तैयार करना, दैट इज वर्क ऑफ आरएसएस। उसके बीज में जो महामानव थे वो डॉक्टर हेडगेवार थे। इसलिए उनके कार्य का, विचारों का प्रभाव आने वाले सैकड़ों वर्षों तक केवल भारत में नहीं दुनिया में रहने वाला है। इसलिए इस पुस्तक का नाम रखा है द मैन ऑफ द मिलेनिया। हम सब इनको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपने विचार और स्पष्ट होंगे और इस दिशा में सक्रिय होने के लिए हम सबको प्रेरणा मिलेगी। थोड़ा मैंने समय अधिक लिया है, लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से मुझे सुन रहे थे, इसलिए आप सबका आभार व्यक्त करता हुआ मेरी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।